Hello everyone and welcome to our channel Law Vacancy. Welcome to another video in our BNS series और आज के वीडियो में हम देखेंगे मर्डर यानी BNS के अंदर मर्डर को कैसे कवर किया गया है हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सेक्शन क्या है। ओके, उसके साथ ही हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस देखेंगे, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे, जो स्टैचुरी एक्सेप्शंस हैं मर्डर के जो कि इस सेक्शन में दिए हुए हैं उन्हें देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके जो मेन क्लॉजेज हैं, 4 क्लॉज, वो क्या हैं। ओके, ये सब हम अपनी आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लॉ वैकेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें लॉ सिलेबस का पार्ट है, चाहे वो AIBE हो, नेट हो, लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम हो, जुडिशरी का एग्जाम हो, BA LLB LLM, या फिर आपका लॉ ऑप्शनल का एग्जाम हो, तो इन सारे ही केसेस में हमारा चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम सबसे पहले जाते हैं BNS के सेक्शन पर। ओके, कौन सा सेक्शन है जो मर्डर से डील करता है? BNS का कौन सा सेक्शन है? 101। कल हमने देखा था जो 100 वाला सेक्शन था वो डील करता था कल्पेबल होमिसाइड से, और 101 डील कर रहा है मर्डर से। ओके, पहले हम सेक्शन को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है ये सेक्शन? एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर एंड आफ्टर except in the cases herein after accepted culpable homicide is murder। यानी ये बोल रहा है कि आगे जो केसेस हमने दिए हुए हैं, यानी आगे जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, उनके अलावा जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर होगी। किन कंडीशंस में? इन 4 कंडीशंस में। ये जो ABCD क्लॉजेस दिए गए हैं, इन 4 कंडीशंस में हम कहेंगे कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर होगी, यानी कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अब कल्पेबल होमिसाइड क्या होती है ये हमने अपनी कल की क्लास में डिटेल में कवर किया था। इसके जस्ट पहले का सेक्शन 100, वहाँ पे हमने कल्पेबल होमिसाइड को पूरा कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। ओके, नाउ कमिंग बैक, सबसेक्शन A इसका क्या बोलता है? इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यानी अगर जो एक्ट जिसकी वजह से डेथ हुई है वो डेथ करने की इंटेंशन से कॉज की गई थी, यानी वो एक्ट जिससे कि डेथ कॉज हुई है वो इस इंटेंशन से की गई थी कि उससे हमें डेथ कॉज करनी है। और दूसरी कंडीशन क्या है? इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज। यानी दूसरा बोल रहा है कि अगर वो एक्ट जिससे कि डेथ कॉज हुई है वो इस इंटेंशन से की गई थी कि हमें ऐसी बॉडीली इंजरी करनी है जिससे जो ऑफेंडर को पता था कि इस बॉडीली इंजरी से, इस तरह की बॉडीली इंजरी से उस पर्सन की डेथ हो सकती है जिसको हार्म कॉज किया गया है। यानी दूसरी ये है कि इस इंटेंशन से की गई थी कि हम ऐसी बॉडीली इंजरी करेंगे जिससे कि डेथ होने की संभावना है। ये नॉलेज ऑफेंडर को थी। ओके, फिर सी क्या बोलता है? इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर वो एक्ट जिससे कि डेथ कॉज की गई है वो इस इंटेंशन से की गई थी कि हमें किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी कॉज करनी है, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यानी ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा होता है कि उस बॉडीली इंजरी जो कि उसको दी गई है वो सफिशिएंट होती है कि उससे डेथ हो जाए। यानी सपोज अगर किसी ने किसी को चेस्ट पे मारा, स्टैब किया चाकू से, तो नॉर्मली सबको पता है कि इससे डेथ हो जाएगी, राइट? या फिर किसी पे डेडली वेपन से हमला किया गया, तो नॉर्मल कोर्स में सबको पता है कि इस इतना सफिशिएंट है कि इससे डेथ कॉज हो जाए, यानी ऑफेंडर को नहीं, बट यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, यानी ऑर्डिनरी जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, उसमें नॉर्मली ऐसी इंजरी से सफिशिएंट होता है कि डेथ हो जाएगी। ओके, फिर डी क्या बोलता है? इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड नोज that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। यानी ये बोल रहे हैं
कि अगर वो जो पर्सन है जो कि एक्ट कमिट कर रहा था और जिसने वो एक्ट कमिट की है जिससे डेथ कॉज हुई है, उसको ये जानकारी है, उसको ये नॉलेज थी कि वो जो एक्ट उसने करी है वो इतनी खतरनाक है, इतनी इमिनेंटली डेंजरस है कि उससे हर प्रोबेबिलिटी में, मतलब हर केस में, हर संभावना में, पूरी संभावना है कि उससे डेथ हो जाए, या फिर जो उसने बॉडीली इंजरी कॉज करी है उसे पता है कि उससे डेथ हो जाएगी, और वो एक्ट कमिट करता है विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ। यानी वो एक्ट, उस एक्ट को कमिट करता है और उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसने इसी इंटेंशन से डेथ कॉज करी थी, उसको नॉलेज थी, उसको, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उस वो जो रिस्क ले रहा है उसकी डेथ कॉज करने की, उसके अगेंस्ट उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। ओके, सो ये थी वो 4 कंडीशन जिसमें मर्डर होता है। ओके, नाउ अब हम पहले इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एक्सेप्शन है। तो इसके हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एक्सेप्शंस। ओके, सो इस सेक्शन के 5 एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या बोलता है? पहला एक्सेप्शन बोलता है, सॉरी, culpable homicide is not murder if the offender, while deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। यानी culpable homicide murder नहीं होगी अगर जो offender है उसके पास उसका सेल्फ कंट्रोल उसने लूज कर दिया था, उसके पास पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल उस वक्त नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि किसी ने उसे ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दिया था, यानी उकसाया था, किसी ने उसे बहुत सीरियस तरीके से और अचानक उकसाया था। ग्रेव मतलब बहुत सीरियस, सडन मतलब अचानक, जिसकी कोई उसको रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, और उस प्रोवोकेशन की वजह से उसने उस पर्सन की डेथ कॉज कर दी। कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन, किसकी डेथ कॉज करी? या तो उस इंसान की जिसने उसे भड़काया, जिसने उसे प्रोवोक किया, या फिर किसी और इंसान की डेथ कॉज कर दी बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट। ओके, तो ये पहला एक्सेप्शन था, और इसमें दो कंडीशन, इसमें कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं, 3 कंडीशंस अटैच्ड हैं, वो हम देख लेते हैं। यानी क्या है? प्रोवाइडेड दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट, मतलब प्रोवोकेशन कैसा नहीं होना चाहिए? पहला, सॉट और वॉलंटरीली प्रोवोक बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन। यानी जो ऑफेंडर है उसने वॉलंटरीली प्रोवोक किया था, या फिर सॉर्ट उस वो कोशिश कर रहा था उसे प्रोवोक करने की, एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग हार्म टू एनी पर्सन, यानी वो किसी दूसरे पर्सन को हार्म करना चाह रहा था या मारना चाह रहा था, उसके एक्सक्यूज के लिए उसने प्रोवोक किया था वॉलंटरीली। दूसरा है, गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। यानी दूसरा है कि वो जो प्रोवोकेशन है वो लॉ को फॉलो करते हुए किया गया था, या फिर एक पब्लिक सर्वेंट ने अपनी लॉफुल पावर्स जो कि उसे पब्लिक सर्वेंट होने की वजह से मिली हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए किया। और तीसरा है, गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी तीसरा है कि अगर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, सामने से किसी ने आप पे अटैक किया, आप उसे डिफेंड कर रहे हो, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, और उसमें आपने प्रोवोक किया, तो उसमें ये प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा, मतलब ये एक्सेप्शन वर्क नहीं करेगा इन केस में। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है? वेयर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यानी एक्सप्लेनेशन में ये बोल रहे हैं कि अब ये कैसे डिसाइड होगा कि जो प्रोवोकेशन था वो ग्रेव और सडन था या नहीं, था या नहीं, कि वो मर्डर के डिफेंस से हम उसे, मतलब मर्डर का एक्सेप्शन बन पाए, वो ग्रेव, इतना ग्रेव और सडन था या नहीं, ये हर केस टू केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, हर केस के फैक्ट्स पे वेरी करेगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा हर केस में। ओके, सो ये क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एक्सेप्शन पे। दूसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है? Culpable homicide is not murder if the offender, in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property, exceeds the power given to him by law and causes the death of a person against whom he is exercising such right of private defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। यानी ये बोल रहे हैं कि culpable homicide murder नहीं होगा अगर वो जो offender है वो good faith में अपना right of private defense एक्सरसाइज कर रहा था, किस रिस्पेक्ट में? पर्सन या प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और इस राइट को एक्सरसाइज करते करते वो उस पावर को एक्सीड कर देता है जो कि लॉ ने उसे दिया था, और उस पर्सन की डेथ कॉज कर देता है जिसके अगेंस्ट वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा था, विदाउट प्री मीडिएशन, यानी पहले से कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी, पहले से कोई डिस्कशन नहीं था, और उसकी पहले से ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं थी कि वो उससे ज़्यादा हार्म करे जितना कि उस डिफेंस के लिए ज़रूरी है। यानी जितना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसके प्रपोर्शनेट से ज़्यादा कर दे, अगर एक्सेसिव
एक्सेसिव हार्म कर दे तो इसकी उसकी पहले से कोई इंटेंशन नहीं थी, बट फिर भी अगर उसने कर दिया तो ऐसे में ये एक्सेप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड एक्सेप्शन क्या बोलता है? Culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, exceeds the power given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused। यानी ये बोल रहे हैं कि culpable homicide murder नहीं होगा अगर जो offender है तो वो पब्लिक सर्वेंट होने की वजह से या फिर वो पब्लिक सर्वेंट को हेल्प कर रहा है। और क्यों, क्या काम कर रहा है वो? पब्लिक जस्टिस को एडवांस कर रहा है, यानी पब्लिक जस्टिस को एनहांस कर रहा है, एंकरेज कर रहा है। और ये करते करते उसने क्या किया, जो पावर लॉ ने उसे दी थी उसे एक्सीड कर दिया, और एक्सीड करते हुए उसने डेथ कॉज कर दी कोई भी ऐसी एक्ट करके जो उसे गुड फेथ में लगता था कि ये तो लॉफुल है और ये उसके ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए नेसेसरी है। जो कि पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहा था उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो नेसेसरी है। और बिना किसी इल विल के जिसकी उस डेथ उस पर्सन जिसकी डेथ उसने कॉज की है, उस पर्सन की डेथ मतलब जिस पर्सन की डेथ उस पब्लिक सर्वेंट ने कॉज की है उस पर्सन के खिलाफ इस पब्लिक सर्वेंट की कोई इल विल नहीं थी, यानी कोई बैड मोटिव नहीं था, कोई मैलिस नहीं थी। ओके, तो ऐसे में कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर नहीं मानेंगे। फिर एक्सेप्शन 4 क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमीडिएशन इन अ सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वेरल एंड विदाउट द ऑफेंडर्स हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। यानी ये बोल रहे हैं कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर वो बिना प्रीमीडिएशन होता है कि पहले से प्लानिंग करना, पहले से प्लॉटिंग करना, बिना प्रीमीडिएशन के हुआ है और सडन फाइट में अचानक एक झगड़ा हुआ और हीट ऑफ पैशन, मतलब जो बोलते हैं कि गर्मा गर्मी हो गई थी, उस पैशन में उन्होंने एक झगड़ा हुआ, एक अचानक से क्वारल हुई, फाइट हुई और ऑफेंडर जो है मतलब जिसने डेथ कॉज करी है विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। यानी जो ऑफेंडर है उसने कोई भी अनड्यू एडवांटेज यानी कोई भी फायदा उसने नहीं उठाया और ना ही वो क्रूअल या अनयूजुअल मैनर में एक्ट किया, बस उसने झगड़े में इन अ सडन फाइट और हीट ऑफ पैशन की वजह से एक्ट कर दिया। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इट इज इममटीरियल इन सच केसेस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट। यानी इस वाले एक्सेप्शन में इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि किस पार्टी ने उकसाया था और किस पार्टी ने पहले अटैक किया, पहले असॉल्ट किया, इस बात से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक्सेप्शन 5 क्या बोलता है? कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स सफर्स डेथ और टेक द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट। यानी ये डिफेंस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का, यानी जिसमें कंसेंट की जिसमें हार्म लेने की कंसेंट दी गई हो। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा जब वो पर्सन जिसकी डेथ कॉज की गई है वो 18 साल से बड़ा था और उसने खुद ही बोला था, उसकी खुद की कंसेंट थी कि मैं मरना चाहता हूँ, या फिर उसने रिस्क ली कि उसने डेथ की रिस्क ली, उसने कोई ऐसा काम किया जिसमें रिस्क ऑफ डेथ था, जिसमें मरने की संभावना थी, पर उसने कहा ओके आई टेक दिस रिस्क। तो ऐसे में अगर इस पर्सन ने कंसेंट दी है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। ओके, तो ये हमने इसके 5 एक्सेप्शंस देख लिए। ओके, अब इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं अगर ये आपको कवर करने हैं तो आप हमारा पेड कोर्स चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने वर्ड टू वर्ड पूरा कवर किया हुआ है विद केस लॉस। तो आप वो पेड कोर्स ज़रूर चेकआउट करना, उसके डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पेड कोर्स की फ़ीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है जिससे हर कोई उसे एक्सेस कर पाए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। तो सबसे पहले मर्डर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, किस पे बेस्ड है? ये कल्पेबल होमिसाइड पे, यानी कल्पेबल होमिसाइड का ही एग्रीवेटेड फॉर्म है, उसका ही सीरियस फॉर्म है। यानी हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है बट हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होती। ओके, कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन 100 है, मर्डर का है 101। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला, ए प्लान्स एंड शूट्स बी इन द हेड, ए ने पहले से प्लानिंग की और बी को फिर माथे पर मार दिया, तो ये मर्डर होगा। दूसरा, ए पुशेस बी इन अ सडन क्वारल, अब ए ने बी को धक्का दिया, अचानक से लड़ाई हो गई, बी गिर गया और बी की डेथ हो गई, तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगी, मर्डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंशन थी इसमें और इसमें इंटेंशन की डिग्री उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की चाहिए। ओके, नाउ
इंटेंशन टू कॉज डेथ, पहला यही था और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्ट है वो डायरेक्ट इंटेंशन से की जानी चाहिए, डेथ कॉज करने की इंटेंशन से, यानी एक्ट एक डायरेक्ट इंटेंट होनी चाहिए कि डेथ कॉज करनी है, तो फिर ये मर्डर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए डेलिबरेटली शूट्स बी इन द हार्ट, ए ने जानबूझकर बी के सीने में गोली मारी, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटेंट एस्टेब्लिश्ड हो गई है, तो डेथ अल्टीमेट गोल था, इसीलिए ये डायरेक्टली मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लॉज 2 क्या है? स्पेशल नॉलेज ऑफ इंजरी, यानी ये क्या होता है, अक्यूज्ड है, इसकी इंटेंशन है इंजरी कॉज करने की, और जो विक्टिम है इसकी कोई स्पेशल कंडीशन है, तो ऐसे में जो अक्यूज्ड है उसकी इंटेंशन होती है कि मुझे बॉडीली इंजरी कॉज करनी है, और अक्यूज को ये पता होता है कि विक्टिम की कोई स्पेशल कंडीशन है, सपोज इसके पैर में चोट लगी हुई है, बहुत गहरा घाव है, और अगर ये थोड़ा ही उसको करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो अक्यूज को इस बारे में पता है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसके पैर पे ही अटैक कर दिया और उसकी डेथ हो गई, तो ये हो गया मर्डर, ठीक है, क्योंकि उसे स्पेशल नॉलेज थी, क्योंकि विक्टिम की जो स्पेशल कंडीशन है और अक्यूज ने जो इंजरी कॉज करी, जो बॉडीली इंजरी विक्टिम को कॉज करी, वो लाइकली थी, मतलब उससे डेथ होने की संभावना थी। ओके, फिर इसका केस है लैंडमार्क आर वर्सेस हेवर्ड। इसमें यह हुआ था कि हस्बैंड जो है उसने वाइफ को चेस किया था और उसको पता था कि वाइफ को एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, वाइफ की डेथ हो जाती है शॉक से, तो यहाँ पे ऑफेंडर जो है उसको नॉलेज था विक्टिम की पेक्यूलियर कंडीशन का, और इसीलिए ये मर्डर के केस में आया था। ओके, नाउ तीसरा क्लॉज है सफिशिएंट एंड ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देयर मस्ट बी अ बॉडीली इंजरी सबसे पहले, फिर दूसरा इंजरी प्रूव होनी चाहिए, फिर तीसरा इंजरी इंटेंशनल होनी चाहिए, और चौथा सफिशिएंट एंड ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, यानी सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु करने के लिए वो एक्ट पर्याप्त होती है। इसका केस है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यही 4 स्टेप टेस्ट एस्टेब्लिश किया था। ये इस क्लॉज का लैंडमार्क अथॉरिटी है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, क्लॉज 4 है हमारा इमिनेंटली डेंजरस एक्ट, यानी बहुत खतरनाक एक्ट, अत्यंत खतरनाक कार्य। जो एक्ट है वो इतनी डेंजरस थी कि डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन हो गई, मृत्यु होना निश्चित हो गया, और कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक क्राउडेड बस पे आपने अगर एक बॉम्ब फेंक दिया, या फिर एक पब्लिक गैदरिंग है उस पर आपने इनडिस्क्रिमिनेटली फायर किया, जैसा कि जलियांवाला बाग में हुआ था। ओके, सो यहाँ पे की डिफरेंशिएटर जो इस चीज को अलग कर रहा है वो ये कह रहा है कि एक्सट्रीम रेकलेसनेस, आपने रिस्क को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, इमिनेंट डेंजर। फिर एक्सेप्शंस, अब इन 5 एक्सेप्शंस को हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं। पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी अगर ये एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं तो ऑफेंस कम हो जाएगा आपका, फिर मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। ओके, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब अक्यूज ने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया और वो उकसाने में आके उसने एक्ट किया, जैसे एक केस था इसका लैंडमार्क के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराज, जिसपे एक मूवी भी बनी थी। सो इसमें क्या हुआ था, प्रोवोकेशन जो है वो रीजनेबल पर्सन को सेल्फ कंट्रोल पे डिप्राइव कर देना चाहिए, यानी यहाँ पे उसे वो प्रवोक हो गया था किसी इंस्टेंस से, तो ये केस इसका लैंडमार्क केस है इस एक्सेप्शन का। दूसरा एक्सेप्शन है एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी एक पर्सन है उसने प्राइवेट डिफेंस की लॉफुल लिमिट्स को एक्सीड कर दिया, गुड फेथ में किया था, बिना प्री मीडिएशन के किया था, और बिना इस इंटेंशन के किया था कि वो ज़्यादा हार्म करना चाह रहा है जितना नेसेसरी है उससे ज़्यादा। ये इसके 3 इंग्रेडिएंट्स थे। फिर तीसरा होता है एक्सेप्शन एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी एक पब्लिक सर्वेंट है उसने अपनी पावर्स को एक्सीड कर दिया ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते वक्त, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? पहला, वो पब्लिक जस्टिस को एडवांस करने में एक्ट कर रहा था, दूसरा गुड फेथ से किया, और तीसरा उसे लग रहा था कि ये लॉफुल एक्ट है। ओके, एक्सेप्शन 4 है सडन फाइट, यानी अचानक झगड़ा, यानी पहला है कोई पूर्व योजना नहीं थी, नो प्रीमीडिएशन, दूसरा है सडन क्वेरल यानी अचानक झगड़ा हुआ, तीसरा है हीट ऑफ पैशन यानी गुस्से में किया, और चौथा है कोई अनड्यू एडवांटेज या क्रूअलिटी नहीं है, यानी अनुचित लाभ नहीं उठाना चाह रहे, और इसका केस है सुरेंद्र कुमार वर्सेस चंडीगढ़। इनमें यही चारों कंडीशंस को डिस्कस किया गया था और कंफर्म किया गया था। और लास्ट एक्सेप्शन है कंसेंट का, यानी डेथ जो है वो वैलिड कंसेंट से हुई है, और कंसेंट किसकी? अडल्ट, यानी 18 साल से ऊपर, अंडर लॉफुल सर्कमस्टांसेस। ओके, यहाँ पे यूथनेशिया कवर्ड नहीं है। अब ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, अभी रिसेंटली आपने हरीश राणा का केस देखा होगा, तो वहां पे हमने देखा कि पैसिव यूथनेशिया कोर्ट ने अलाउ किया था। ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से डिटेल वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक्टिव यूथनेशिया अभी हमारे यहाँ इलीगल है, पैसिव यूथनेशिया ये अभी थोड़ा कवर्ड है, बट यहाँ पे इधर इसको हम नहीं देखते हैं। ओके, नाउ अब कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड जीनस है और मर्डर उसकी स्पीशी है। कल्पेबल होमिसाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ कम होती है, लाइकली होती है, बट मर्डर में प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हायर होती है, सर्टेन होती है। ओके, फिर मेंसरिया कल्पेबल होमिसाइड में कम डिग्री की होती है और मर्डर में ग्रेटर डिग्री की। पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड में कम होती है और मर्डर में मोर सीवियर, जो कि 103 में दी हुई है। ओके,
नाउ इसका केस कौन सा था, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया। इसमें ये बोला गया था कि कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज द स्पीशी। तो आप इस केस को एज इट इज अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। ओके, नाउ जुडिशियल चेकलिस्ट, तो ये हमने देख लिया कि इंटेंशन हम कैसे गैदर करेंगे, सर्कमस्टांसेस से। किस केस पे बेस्ड था ये, पी नागार्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें ये बोला गया था कि नेचर ऑफ वेपन जो यूज हुआ है, किस पार्ट की बॉडी की किस पार्ट को टारगेट किया गया, इंजरी कहाँ हुई, मोटिव, कंडक्ट उसकी, जो इवेंट हुआ उसके पहले और बाद की कंडक्ट, ये सब देखी जाएगी चेक करने के लिए। ओके, सो ये मैंने एक बार लैंडमार्क केसेस यहाँ पे दे दिए हैं आपके रिवीजन के लिए, और ये फाइनल रिवीजन बोर्ड है जो जिसमें जो हमने अभी कवर किया वो सारा कुछ इसमें समराइज करके दिया हुआ है। ओके, सो ये था हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये और डिटेल में कवर करना है तो आप हमारा पेड बैच चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने मर्डर को डिटेल में पनिशमेंट के साथ कवर किया है। सो तब तक के लिए अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपको इन क्लासेस के नोट्स चाहिए हैं PDF फॉर्मेट में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।